नमस्कार दोस्तों, मैं विमल सोलंकी एक बार फिर से आपका परमार्थ क्लासेस के यूट्यूब पेज पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश को एक बार फिर से। लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश का बोर्ड पैटर्न देख लिया था, सिलेबस देख लिया था, लेकिन कुछ कमेंट्स आए मैंने आपको बताया था हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो डिटेल स्टडी हम किस सेक्शन की करें, कुछ कमेंट्स देखे, कुछ बच्चों ने बोला भी सर डिटेल स्टडी आप राइटिंग सेक्शन की कराइए क्योंकि राइटिंग सेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इस बार। मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में। तो इस बार हम राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं बेटा। तो कोशिश करूंगा मैं राइटिंग सेक्शन आपको प्रॉपरली सिखा सकूं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि राइटिंग सेक्शन में आने क्या वाला है, टोटल पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। राइटिंग सेक्शन में भी एमसीक्यू आने वाले हैं। राइटिंग सेक्शन जो बेटा आपका होगा वो नोटिस आएगा, उसमें एडवर्टीजमेंट, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, लेटर और आर्टिकल ये होंगे तो सही, लेकिन ये लिखने को नहीं होंगे इस बार एमसीक्यू बेस्ड होंगे। साहब कैसे पूछ सकता है, तो हम ये बात सीखेंगे। और सीखेंगे कहाँ से? हम सीखेंगे बेटा जो सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर लॉन्च किया है उसके आधार पर। हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई बोर्ड ने लॉन्च किया उसके आधार पर, आप ये मत समझिए जब मैं आंसर्स कराऊंगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा है क्या वास्तव में। तो दो सेक्शन होंगे इसमें। पहले में टोटल 12 में से 10 क्वेश्चन करने हैं। पहले में आपको 5 में से 4 करने हैं, दूसरे में 7 में से 6 करने हैं। आज हम 5 में से 4 जिसमें करने हैं वो वाला सेक्शन देखेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने क्या दिया है उसके अंदर, सीबीएसई बोर्ड ने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया है उसमें दिया है नोटिस। तो आज हम बेटा जनरली नोटिस को समझेंगे। और नोटिस को अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नोटिस के रिगार्डिंग आपको कोई भी खामी या कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। आपका नोटिस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आई विल मेक श्योर दैट यू शुड हैव नो डाउट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ़ यू हैव देन यू कैन सजेस्ट मी। आई विल मेक मोर वीडियोज़ टू क्लियर योर ऑल द डाउट्स। ओके बेटा, तो आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया राइटिंग सेक्शन में ये होने वाला है। हम करने क्या वाले हैं राइटिंग सेक्शन में बेटा? नोटिस। तो दरअसल हमें नोटिस सीखना होगा। नोटिस वास्तव में है क्या? दरअसल बेटा कोई भी चीज़, कोई भी आपने सोसाइटी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी जगह हो, कहीं भी हमें नोटिस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। नोटिस हमें लगाना पड़ता है किसी भी मोड में, कहीं भी। जनरली अगर हम किसी चीज़ को इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं अपनी लोअर कैटेगरी को या हमसे जो नीचे हैं उन लोगों को, या फिर हम अपने कलीग्स को या फिर अपनी हायर अथॉरिटीज़ यानी किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर हम ग्लोबली देना चाह रहे हैं, ग्लोबली यानी मेरा ग्लोब अगर मैं कहूँ तो हमारा क्लासरूम आपका ग्लोब है। तो ग्लोबली अगर आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो सो नोटिस इज़ द राइट वे टू कन्वे द मैसेज। नोटिस को लिखा कैसे जाता है वो ये फॉर्मेट है नोटिस का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आना चाहिए। ये देखिए मैं एक बात बताऊँ, ये जब राइटिंग सेक्शन था तब तो आना ही चाहिए था, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड है तो बेसिकली ज़रूर आना चाहिए। नोटिस में बेटा सबसे पहले लिखा जाता है उस कंपनी का नाम जो इश्यू करती है अथॉरिटी। ये याद रखिएगा, यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, कंपनी का नाम आएगा। जैसे कि अगर मैं अपनी बात कहूँ तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स है, तो डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स है, लेकिन उसके डायरेक्टर अलग हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स है तो डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर आएगा, कंपनी का नेम। यानी कि जो कंपनी इश्यू कर रही है, जो बंदा लिख रहा है, जिसको अथॉरिटी मिली है, उसका नाम नहीं आएगा, कंपनी का नाम आएगा। फिर बेटा आती है यहाँ डेट, जिस डेट को नोटिस इश्यू किया जाता है वो डेट आती है। यहाँ पर नोटिस ये टाइटल है। टाइटल मतलब नोटिस खुद लिखा जाएगा, NOTIC ये लिखना होता है। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट मेंशन करना होता है किसके रिगार्डिंग है। इसमें कैची हेडलाइन जो दिया हुआ है इसका मतलब है बेटा एक ऐसी हेडलाइन होनी चाहिए अट्रैक्टिव सी, जिसे पढ़कर पूरा मान जरा समझ में आ जाए चल क्या रहा है। उसके बाद आता है बेटा बॉडी ऑफ नोटिस। ये इंपॉर्टेंट है। नोटिस की बॉडी में इर्द गिर्द की कोई भी बात नहीं होगी। नोटिस की बॉडी में केवल नोटिस के रिगार्डिंग चीज़ें होंगी, जैसे कि क्यों लिखा जा रहा है नोटिस, किस वजह से लिखा जा रहा है, क्या कोई हड़ताल हो रही है, क्या कोई रुकावट है। क्योंकि नोटिस जनरली ऐसे तो नहीं आज मेरा जन्मदिन है मैं नोटिस लिख दूँ, नहीं, कोई ना कोई इश्यू ज़रूर होगा। तो वो इश्यू के रिगार्डिंग, वो इश्यू किस रीज़न से है तो वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। रिलीवेंट इवेंट, अगर उस नोटिस के रिगार्डिंग, देखो नोटिस पॉजिटिव होता है। नोटिस अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँगी, हम कोई एक अच्छा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग सारे के सारे इवेंट्स और ओकेजन्स हमें मेंशन करने पड़ेंगे। और मेन चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है नोटिस का होता है इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, टाइम, वेन्यू। इसको हम
मेंशन कर सकते हैं बोल्ड में, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि किस दिन के लिए नोटिस लिखा जा रहा है, किस टाइम के लिए लिखा जा रहा है, और जिस जगह पर ये सारी घटनाएं घटेंगी वो वेन्यू क्या है। तो जनरली ये सारी बातें आपको आना चाहिए। एट द एंड मेरे पीछे दिख नहीं रहा, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखिए, हाँ, यहाँ पर साइन, नेम एंड डेजिग्नेशन, यानी कि इस जगह पर उस बंदे का नाम आएगा जो इश्यू कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा मेरा डेजिग्नेशन, तगड़ा है ये, मेरे फेस के ऊपर चल गया। चलो, तो मैंने कहा जैसे कि ये इश्यू करने वाली बॉडी कौन सी है, ये इश्यू करने वाली बॉडीज भी मैटर करती है। ये देखो, ये तो कंपनी आ गई, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स, लेकिन जिस बंदे को अथॉरिटी मिली है कौन है इश्यूअर, उसको लास्ट में मेंशन भी करना पड़ेगा। इतनी सी बात नोटिस फॉर्मेट के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का नेम, जो कंपनी इश्यू कर रही है, उसके बाद डेट आनी चाहिए, उसके बाद नोटिस टाइटल, यानी नोटिस खुद लिखा होगा NOTIC, ये होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए बेटा, किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, किस लिए आप ये नोटिस लिख रहे हैं। उसके बाद आता है बॉडी यानी कंटेंट। कंटेंट में सबसे मेन रीजन होना चाहिए, नोटिस क्यों लिखा जा रहा है। सेकंड पॉइंट पर ये बात इवेंट और ओकेजन्स होनी चाहिए जिस लिए नोटिस लिखा जा रहा है, तो दरअसल उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है किस डेट के लिए लिखा जा रहा है, किस वेन्यू के लिए लिखा जा रहा है, किस टाइम के लिए लिखा जा रहा है। इसके बाद लास्ट में जैसे आएंगे तो जो लिखने वाला है, जो इश्यू करने वाला है नोटिस, उस बंदे का नाम होगा। क्या क्या होगा उसके नाम, क्या क्या देखिए, फिर सॉरी, साइन, इससे देखिए, हाँ, साइन, नेम एंड डेजिग्नेशन, ये तीन चीज़ें और नोट होंगी। तो इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। आगे देखते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बेटा आपको। चलिए, इसके बाद हम आते हैं नोटिस बेस्ड क्वेश्चंस आस्क्ड इन CBSE SQP, यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर। जो CBSE का सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसके रिगार्डिंग उसमें क्या पूछा गया है वो हम देख लेते हैं एक बार। पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं, रेड कलर, स्काई ब्लू लेता हूँ, मेरा फेवरेट कलर में से एक है स्काई ब्लू। चलिए, तो आंसर अभी हम क्वेश्चंस जो करेंगे बेटा, पेन ये रहा, नोटिस बेस्ड क्वेश्चंस आस्क्ड इन CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22, यानी 2021-22 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा है CBSE ने। 2 पार्ट में देना था, मैं आपको बताया था। पहले में 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे में 7 में से 6 क्वेश्चन करने हैं। पहले पार्ट को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है आंसर एनी 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस गिवन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। दरअसल पहले केवल इस कॉन्टेक्स्ट को देकर के चीज़ें छोड़ दी जाती थी। ये दे दिया और आपको नोटिस लिखना है, लेकिन अभी नोटिस वो MCQ बेस्ड लिखा जा चुका है CBSE के द्वारा। केवल आपको राइट टिक मारना है कौन सा सही है। बहुत अच्छा लगा ये पैटर्न मेरे को सीखने में। थोड़ा सा अजीब तो था लेकिन मेरे को अच्छा लगा। मैं क्योंकि आपको अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पहले मेरे को लगा था कि इन्फॉर्मेशन नहीं, वो भी बंदे इसको सही कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं वो इसे बिल्कुल भी करेक्ट नहीं कर पाएगा। और इसका जो सेकंड या थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन से पहले पढ़ लेते हैं एक बार। जो मैटर दिया वो क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ RWA वेलफेयर एसोसिएशन होगा कोई, RWA, द प्रेसिडेंट ऑफ RWA चेलेवर सोसाइटी हाइट्स कोझिकोड एक जगह है वहाँ पर साउथ में है। ये कोई बिल्डिंग के नेम है। यहाँ पर कोई नोटिस लिखना चाह रहे हैं, प्रेसिडेंट RWA के एसोसिएशन होगी उनकी कोई, तो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन हो सकती है शायद। उसके लिखना चाह रहे हैं किसके लिए, पुट अप अ नोटिस टू इन्फॉर्म रेसिडेंट्स, यानी जो रहने वाले हैं इस बिल्डिंग में, इस सोसाइटी में, उन लोगों के लिए लेटर, एक नोटिस लिखना है अबाउट अ पावर कट फॉर द रेजिडेंशियल एरिया, यानी कि पावर कट, बिजली कटने वाली है, इसके लिए उन्हें एक नोटिस टाइप करना है। तो नोटिस कैसे लिखा जाएगा, जरा सा अगर आप कहें तो मैं एक बार बता दूं। अगर मैं पुराने फॉर्मेट की बात कर लूं, जैसे कि इसमें तो देखो बेटा, यहां पर आएगा उस सोसाइटी का नाम, जरा देखिएगा। इस फॉर्मेट की बात कर लेते थोड़ा सा, इसमें क्या आने वाला है ना, तो जरा समझते हैं इसमें ये चीजें कैसे चलने वाली हैं। तो बेटा इस फॉर्मेट में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस फॉर्मेट में आएगा उस कंपनी का नाम, कंपनी कौन सी, यानी कंपनी यानी सोसाइटी का नाम। पेन आने में बड़ी दिक्कत देता है। इधर आएगा सोसाइटी का नाम, जो भी सोसाइटी थी चेवेलर हाइट्स करके, वो सोसाइटी का नाम। यहाँ आएगी वो डेट, जो भी डेट होगी, यहाँ नोटिस ही लिखा रहेगा। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा ये भी क्वेश्चन से डिस्कस कर लेंगे।
और फिर कंटेंट आएगा, यानी कि देखो मैं बताऊं, सब्जेक्ट में आएगा कि आपकी बिजली कटने वाली है, कंटेंट में आएगा रीज़न क्यों बिजली कट रही है, अगर वो रीज़न देना चाहते हैं तो। रिलीवेंट इवेंट यानी कि बिजली कटेगी और कैसे कैसे कटने वाली है, या क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, या क्या क्या आपको सजेशंस दिए जाएंगे वो। और इन्फॉर्मेशन कब कटेगी, कैसे कटेगी, कहाँ कटेगी, और जो इशू कर रहा है यानी RWA का जो बंदा है, जो प्रेसिडेंट है जो इशू कर रहा है, यहाँ पर आएगा उस बंदे का नाम, और क्योंकि वो RWA का प्रेसिडेंट है तो वो डेजिग्नेशन आएगा, वो उसका नाम आएगा और सिग्नेचर आएंगे इस जगह पर। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम सीधे पहुंचते बिना देरी किए उसी फॉर्मेट पर, उसी स्लाइड पर जहां ये सवाल पूछा गया है। ये रहा वो सवाल। तो बेटा सवाल पूछ रहा है, चेवलर हाइट्स कोझिकोड में कलेश हो चुका है, लाइट कटने वाली है, रेजिडेंशियल एरियाज को इन्फॉर्मेशन कर देनी है एक नोटिस के बिहाफ पर। पहला ही सवाल, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। एप्रोप्रिएट टाइटल बताइए नोटिस के लिए। देखिए जो टाइटल है वो सब्जेक्ट कह सकते हो आप उसे, तो उसके लिए सब्जेक्ट ही पहला है। देखिए 5 सवाल हैं इसके अंदर, 4 करने हैं, मैं आपको पांचों के पांचों बताऊंगा, लेकिन मेन चीज़ ये है इन सवालों से आपको नोटिस उसी स्टेप बाय स्टेप डील हो पाएगा। ठीक है, देखते हैं। चूजिंग ओन पावर कट्स, यानी कि अपना पावर कट खुद हमें चूज करना है, क्या ये टाइटल हो सकता है। शेड्यूल्ड पावर कट्स, यानी पावर कट का शेड्यूलिंग क्या क्या है, क्या ये टाइटल हो सकता है। द नीड टू सेव पावर, पावर को सेव करने की जरूरत क्या है, ये वो टाइटल हो सकता है। पावर एंड रेसिडेंट सेफ्टी, यानी सेफ्टी के रिगार्डिंग ये टाइटल हो सकता है। 4 ऑप्शंस हैं बेटा। पहला ऑप्शन मैं नेग्लेक्ट करता हूं, चूजिंग ओन पावर कट्स। हम खुद पावर कट नहीं कर रहे, अगर खुद पावर कट कर रहे होते तो रेसिडेंशियल एरियाज को जानकारी हो चुकी होती। खुद पावर कट नहीं किया जा रहा, क्योंकि यहां पर देखिए आप सुबह पढ़िए ना, हैज टू पुट अप अ नोटिस टू इन्फॉर्म रेसिडेंट्स अबाउट अ पावर कट फॉर रेजिडेंशियल एरिया। पावर कट हो रहा है एक रेजिडेंशियल एरिया में। रेजिडेंशियल एरिया में पावर कट बेटा अपनी मर्जी से नहीं होता है, कोई इशू होगा इसलिए ही पावर कट होता है। द नीड टू सेव पावर, क्या पावर सेव करने के लिए अगर ये ऐसी कोई घटनाक्रम होता तो यहाँ पर मेंशन होता कि सेव पावर के लिए नोटिस लिखना है, ऐसा भी नहीं है। पावर एज रेजिडेंट सेफ्टी, सेफ्टी का काम जब आता पावर कट इसलिए किया जा रहा है, कोई लाइन वाइन डालनी हो, कोई भी तार ओपन हो उसे क्लोज करना हो, तो ऐसा भी कहीं मुझे मेंशन नहीं हो रहा है। इस एक बात और याद रखिएगा, जितनी खबर केवल आपको दी जाएगी उसके रिगार्डिंग ही आपको आंसर करने, अपना दिमाग नहीं चलाना है। तो ऐसी भी जानकारी कहीं नहीं है। बी ऑप्शन बचता है, इसको जरा समझ लेते हैं। केवल टू द पॉइंट अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ टू पुट अप अ नोटिस टू इन्फॉर्म रेसिडेंट्स अबाउट अ पावर कट। अब देखिए उनको शेड्यूल्ड पावर कट, यानी पावर कट जो सी पॉइंट था कंटेंट में, याद रखिए डेट टाइम मेंशन करना होता है और वेन्यू, डेट टाइम वेन्यू। तो डेट और टाइम अगर मेंशन करना है नहीं, वो शेड्यूल है एक, और पावर कट के रिगार्डिंग बात हो रही है तो शेड्यूल्ड पावर कट, यानी कि मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सीबीएसई ने भी यही आंसर दिया था। क्यों दिया था ये वाली बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल आपको कवर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर देखिए पूरे स्टेटमेंट की स्टार्टिंग कैसे की जाए, यानी कि नोटिस हमें लिखना है, अच्छी बात है नोटिस नोट करना है, लेकिन नोटिस नोट करने के साथ हमें किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है उस नोटिस की, ये वाली बात ही पता होना चाहिए। इर्द गिर्द कोई भी चीज़ नोट करके हम नोटिस की स्टार्टिंग नहीं कर सकते। हमें स्टार्ट करते हैं नोटिस। पहला ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर दिस नोटिस। ओपनिंग कैसे करेंगे, ग्रीटिंग एंड अटेंशन प्लीज। ग्रीटिंग देने का विषय है क्या, बिल्कुल भी विषय नहीं है ग्रीटिंग देने का, क्योंकि ग्रीटिंग तो जब दी जाती है अगर मैं कोई भी फंक्शन लॉन्च करता या फंक्शन के लिए बात करता या फिर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता, तो ग्रीटिंग्स देने का एक अच्छा भी था। सेकंड देख लेते हैं, दिस नोटिस इज टू इन्फॉर्म टू शेयर सम न्यूज विद यू ऑल अबाउट। क्या कोई न्यूज़ है, न्यूज़ तो नहीं है। कोई न्यूज़ हो जैसे कोई मर गया है सोसाइटी में उसकी न्यूज़ हो, या फिर कोई एक ऐसा, जैसे कि मैं बात करूं अभी जिसने जो भी मेडल्स लेकर के आए उनकी सोसाइटी में एक नोटिस आएगा, वो एक न्यूज़ के रिगार्डिंग आएगा, वो ग्रीटिंग्स देने के रिगार्डिंग आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं पढ़ लेता हूँ ज़रा सा डी वाला, सी पढ़ पहले डी वाला पढ़ लेता हूँ। आई विश टू शेयर, बेटा एक बात याद रखिए, आई से तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी के अंडर आप कोई भी चीज़ अगर एक इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप आई एक सॉलिटरी बॉडी नहीं है, आप एक अकेले नहीं है, आप एक कंपनी के रिगार्डिंग बात करें तो आई तो नहीं आएगा। तो फोर्थ तो ऐसे ही कट हो गया, यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं।
इसे कहते हैं एलिमिनेटरी मेथड, तो सी ही करेक्ट होगा। लेकिन देख लेते हैं एक बार, सी भी पढ़ के। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, रेसिडेंट्स। लाइट कट रही है, रेसिडेंट्स को हमें सारे यानी जो भी लोग रह रहे हैं उन्हें बताना है। तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द चेलेवर सोसाइटी या चेलेवर हाइट्स अबाउट। इसके बाद शुरू कर दीजिए अबाउट द पावर कट या अबाउट द शेड्यूल्ड पावर कट्स इन योर लोकेलिटी, इन आवर लोकेलिटी, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ, जो भी रीजन है उसके रिगार्डिंग। ऐसे करके शुरुआत कर सकते हैं नोटिस की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया बेटा सी। सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या पूछा गया। देखिए नोटिस के रिगार्डिंग चीज़ें वैसे चलनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसी के लिए मैं आपसे बोल रहा था कि ये पूरा की पूरा मांजरा क्लियर कर देगा ये है क्या। अगर आपने नोटिस का कंटेंट मेरे का अच्छे से पढ़ा होगा जो मैंने बताया था, तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस। यानी कि ये जो 6 पॉइंट दिए हैं, इन 6 में से आपको वो पॉइंट्स चूज करने हैं जो नोटिस की बॉडी में आपको मेंशन करने हैं। यानी नोटिस की बॉडी में क्या क्या चीज आप मेंशन कर सकते हैं वो देखिए ओपिनियन। देखिए नोटिस है, ओपिनियन तो नहीं देंगे। ओपिनियन अबाउट रेगुलर पावर कट्स, नहीं, ओपिनियन तो नहीं देंगे। रिजोल्यूशन ऑफ पावर कट्स, रिजोल्यूशन फॉर पावर कट, क्या वो रिजोल्यूशन है? बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। इट शुडंट बी देयर। यानी कि एक नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता। अगर ये दो नहीं है तो मैं कह सकता हूँ पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो तीनों गलत हो गए। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं फिर से एलिमिनेटरी मेथड के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। सवाल तो हो गया, अगर आप कोई बच्चा थोड़ा सा होशियार है तो वो समझ जाएगा तुरंत। पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीनों ऑप्शन में दूसरा या पहला आ रहा है, ये नहीं होंगे, चौथा ही ऑप्शन होगा। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है आपका एकेडमिक्स लेवल का, तो मैं एक सवाल कराऊंगा। रीजन फॉर द पावर कट, क्या रीजन देना चाहिए? याद करो बॉडी ऑफ कंटेंट, मैंने आपको बताया था स्लाइड में, उधर रीजन देना होता है। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। टाइमिंग्स, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइमिंग्स। कंप्लेंट, भाई साहब नोटिस में कंप्लेंट का क्या मतलब है, ऐसे हटाओ ना। डेट, हाँ डेट और टाइम तो मेंशन्ड है। जो मैंने नोटिस का फॉर्मेट बताया था, अगर वो आपने ढंग से देखा हो तो बॉडी ऑफ कंटेंट जो था उसी के रिगार्डिंग सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर में ये वाला सवाल डाला है। और आपको अगर वो वाली बात समझ में आ गई तो क्लियर हो जाएगा। रीजन बताना चाहिए, टाइमिंग बताना चाहिए, डेट बताना चाहिए, यानी 3, 4 एंड 6 ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ गए होगे आप? उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा मैं जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है। ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द RWA नेम। अब बताइए, ऊपर जो टाइटल था, जो कंपनी का नेम था, वहां तो सोसाइटी का नेम आ गया, लेकिन RWA प्रेसिडेंट बॉडी का नेम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? याद करिए, नोटिस था यहाँ पर कंपनी का नेम था, यहाँ पर नोटिस लिखा हुआ था, यहाँ पर डेट थी, यहाँ पर सब्जेक्ट था, फिर ये कंटेंट था, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ही तो था इश्यूअर का नेम एंड डेजिग्नेशन। RWA का नेम रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा, देखते हैं। यस, पहली बात है होना चाहिए, क्योंकि मेरा कंटेंट, मेरा जो फॉर्मेट था वही बोल रहा था, यानी कि बी और डी ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ए और सी में से होगा। होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए वो जरा समझिए। क्या इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो इनफॉर्मल बना देगा लेटर को, नोटिस को? भाई फॉर्मल से मुझे मतलब नहीं है, ये लेटर में बात कर लेंगे। सी ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। और याद रखिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये इश्यूइंग बॉडी है और इश्यूअर है, इश्यू करने वाली बॉडी है और इश्यूअर है, इसलिए इश्यूइंग बॉडी का नाम होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस, बिकॉज इट इज द इश्यूइंग बॉडी। उम्मीद करता हूं आपका ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लेना वीडियो और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना, जिससे कि मैं आगे और समझा सकूं। लास्ट क्वेश्चन आता है कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। यानी देखिए, सब चीज़ का कंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने पूरी स्पीच दे दी और लास्ट में, स्टार्टिंग में अगर गुड मॉर्निंग नहीं कहा और लास्ट में थैंक यू नहीं कहा, तो पूरी स्पीच का कोई भी मतलब नहीं रहता है। यानी कि आपको पूरी स्पीच के साथ साथ ग्रीटिंग्स का भी ध्यान रखना चाहिए, ओपनिंग कहाँ होनी चाहिए आपको याद समझ में आना चाहिए। पहला सवाल ही मेरा ये था, ओपनिंग कैसे होगी। पहला टाइटल का था सवाल, दूसरे नंबर का जो सवाल था वो ये था ओपनिंग कैसे होगी, और एंड का सवाल जो है वो है क्लोजिंग कैसे होगी। तो क्लोजिंग में स्टे इन्फॉर्म्ड, आप ये देखिए स्टे इन्फॉर्म्ड मे भी हो सकता है। कोलैबोरेशन सोलिसिटेड, पता नहीं, मुश्किल है, कोलैबोरेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। स्टे प्रिपेयर्ड, हाँ ये भी हो सकता है।
इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड ये भी हो सकता है। यानी दूसरे का तो नहीं, लेकिन पहले, तीसरे और चौथे में हो सकता है। अब आप समझिए, ध्यान दीजिए, अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है जिससे कि आपको, जैसे कि मैं एक घटनाक्रम हुआ, इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इवेंट ऑर्गेनाइज में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का अगर मैं पार्ट हूं तो मैं कहूँगा स्टे इन्फॉर्म्ड, जानकारी में रहिए। अगर मैं इवेंट में पार्ट कर रहा हूं तो मैं कहूँगा स्टे प्रिपेयर्ड, तैयार रहिए। लेकिन क्योंकि इसकी वजह से, लाइट के जाने की वजह से किसी को खुशी नहीं होगी, सबको प्रॉब्लम होगी, तो इनकन्वीनियंस होगी सबको। और आप अगर रेलवे, क्योंकि आप सभी लोग रेल में तो ट्रैवल करते ही होंगे, तो जब भी ट्रेन लेट होती है तो वहाँ जो कंप्यूटर साउंड होता है वो लास्ट में यही इसी के साथ क्लोजिंग करता है, इनकन्वीनियंस इज हाईली रिग्रेटेड। अगर 2 घंटे 4 घंटे ट्रेन लेट है, इनकन्वीनियंस इज हाईली रिग्रेटेड, डीपली रिग्रेटेड, वो एडवर्ब कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेन चीज़ है इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड, इनकन्वीनियंस रिग्रेट, यानी कि जो भी असुविधा के लिए, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। और क्योंकि लाइट जा रही है बेटा, तो लाइट के जाने से असुविधा तो होगी, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ ये नोटिस आपको पूरी वीडियो में समझ में आ गया होगा नोटिस के रिगार्डिंग। यानी कि नोटिस की अगर मैं बात करूं तो नोटिस किस तरीके से शुरू होता है, नोटिस की ओपनिंग क्या होनी चाहिए, नोटिस का टाइटल क्या होना चाहिए, नोटिस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, डेट भी मेंशन होनी चाहिए, नोटिस का कंटेंट क्या होना चाहिए, कंटेंट में रीजन होना चाहिए, वेन्यू होना चाहिए, डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। उसके बाद क्लोजिंग जिस समय करो तो क्लोजिंग के रिगार्डिंग, अगर नोटिस किसी पॉजिटिव चीज़ के हिसाब से तो पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए या फिर क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसी है जिसके लिए हमें परेशानी हो रही है तो इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन तो ये, इनकन्वीनियंस इज हाईली रिग्रेटेड, तो इसके साथ क्लोजिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नोटिस मैंने इस वीडियो में कराया, अगली वीडियो में हम अगला सेक्शन देखेंगे, इसमें मैं आपको आर्टिकल दिखाऊंगा सैंपल क्वेश्चन पेपर के आधार पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, और दूसरी चीज़, अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप इससे जुड़े रहेंगे तो ये वीडियोस आपको जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं है एग्जाम को लेकर के, और नया पैटर्न है तो सारे लोग जान पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करता हूँ आपका पेपर भी अच्छा होगा और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको, आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स of the examinations and I will make you prepare for the examinations at your best. Thanks for watching. Thank you very much.